आपका स्वागत है दोस्तों। 9 अगस्त 1999 को रशिया के उस टाइम के प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन अचानक रशिया के नए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर की घोषणा करते हैं और इसी घोषणा के साथ जन्म होता है दुनिया की नजरों में एक नए तानाशाह का, जिसने अपनी मन मर्जी से रशिया का संविधान बदल डाला। ज्यादातर रशियंस ने इस व्यक्ति का नाम कभी सुना भी नहीं था। जैसे ही ये नया प्राइम मिनिस्टर कार्यभार संभालता है, इसके ठीक एक महीने बाद क्रेमलिन से सिर्फ आधा घंटा दूरी पर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में जोरदार धमाका होता है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। इसके ठीक तीसरे दिन एक और धमाका होता है, जो कि क्रेमलिन से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इसमें भी 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस दूसरी घटना के अगली सुबह रशियन पार्लियामेंट स्पीकर शोक जताने के लिए एक इंटरव्यू देते हैं, जिसमें वो वोल्गोदोन्स के धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब यहाँ उनसे एक बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि वोल्गोदोन्स शहर एक्चुअल बॉम्बिंग जहां हुई थी यानी क्रेमलिन में, वहां से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। अब इंसान है, गलती हो सकती है, पर इस इंटरव्यू के 3 दिन बाद वोल्गोदोन्स में भी एक बड़ा धमाका हो जाता है, जिसके चलते लोगों को इसमें कुछ सरकारी साजिश की बू आने लगती। इस पर और सवाल उठाए जाएं उससे पहले रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर ने सारा इल्जाम डाल दिया चेचन्या टेररिस्ट पर, और चेचन्या पर भारी बमबारी के आदेश दे दिए गए। इसके 6 महीने बाद ही इस प्राइम मिनिस्टर को रशिया का प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है, जिसका नाम था व्लादिमीर पुतिन। उस दिन के बाद से रशिया की सत्ता इस एक आदमी के हाथ में ही रही है। इनके विरोध में जो भी गया वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो गया। 2024 में फिर से रशिया के इलेक्शंस में पुतिन ही एक तरफा जीत कर आए। रशिया की कमांडो ट्रेनिंग करने से लेकर जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट व्लादिमीर पुतिन कैसे रशिया की सीक्रेट एजेंसी केजीबी का एक छोटा सा स्पाई बन गया रशिया का राजा। ऐसी कहानी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। आइए जानते हैं इस वीडियो में। 1975 में केजीबी ने रशिया के अलग अलग कॉलेजेस से कुछ नए लड़कों को रिक्रूट करना स्टार्ट किया, जिनमें उन्हें पोटेंशियल दिखता था एक अच्छा जासूस बनने का। व्लादिमीर पुतिन भी उन्हीं में से एक थे। उनको केजीबी में एक ऑफिस जॉब दे दिया जाता है। 1980 आते आते पुतिन को फॉरेन इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रशिया से बुलावा आता है, जहां केजीबी के सिर्फ एलिट ऑफिसर्स को ही बुलाया जाता था। इसके बाद पुतिन को अंडर कवर भेजा जाता है वेस्ट जर्मनी में। केजीबी के लिए रिक्रूटमेंट्स करते हैं और विदेशों की टेक्नोलॉजी को चुराकर रशिया तक लाने का काम किया करते थे। 1991 में कोल्ड वॉर के चलते सोवियत यूनियन को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया और पुतिन केजीबी से इस्तीफा देकर अपने एक पुराने लॉ प्रोफेसर के पास पहुंच जाते हैं, जिनका नाम था एनाटोली सबचेक। सबचेक उस समय की मजबूत आवाज में से थे, जो सोवियत यूनियन में काफी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स लाने की बात किया करते थे। उनकी इसी सोच के चलते सबचेक को लेनिनग्राड का मेयर चुन लिया जाता है। लेनिनग्राड को आज सेंट पीटरबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पुतिन वहीं मेयर ऑफिस में जॉब करने लगते हैं। इस समय रशिया की इकोनॉमी बुरी तरह से पिट रही थी। लोगों में सरकार के प्रति काफी विरोध था और इसी विरोध के चलते सबचेक की भी मेयर पद से छुट्टी हो जाती है, जिसके बाद पुतिन मॉस्को वापस आ जाते हैं। और इसके बाद मानो कुछ जादू सा हो जाता है पुतिन की लाइफ में, और वो रशिया के प्रेसिडेंशियल ऑफिस में एक एडमिन जॉब को हासिल करने में सफल होते हैं। और वहां उनके नेटवर्किंग स्किल्स की बदौलत उनको प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन का डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया जाता है। इस पद के साथ ही पुतिन ने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, जिसको माना जाता है कि पुतिन के एक प्लान का हिस्सा था रशिया की जनता के सामने अपनी एक एजुकेटेड इमेज दिखाने का, और यह बखूबी काम भी किया। प्रेसिडेंट येल्त्सिन पुतिन को एफएसबी का डायरेक्टर बना देते हैं। एफएसबी रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको केजीबी ही कहा जा सकता है, बस केजीबी का नाम बदलकर एफएसबी कर दिया गया था। एक छोटा सा रशियन स्पाई मात्र कुछ ही सालों में इंटेलिजेंस डायरेक्टर कैसे बन गया? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ पुतिन के पास ही है। वो सिर्फ यहीं नहीं रुकते हैं और जल्द ही अपने कामों से प्रेसिडेंट येल्त्सिन की गुड बुक्स में आ जाते हैं। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से रशिया की इकोनॉमी में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था और प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन को इस प्रॉब्लम से डील करने का कोई सॉल्यूशन भी नजर नहीं आ रहा था। इन सभी मुद्दों की टेंशन में प्रेसिडेंट येल्त्सिन अत्यधिक अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं और इतनी शराब पीने की वजह से येल्त्सिन को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर प्रेशर बनता है अपना सक्सेसर चुनने का, जो कि रशिया को फिर से एक वर्ल्ड पावर बना सके। इसके लिए येल्त्सिन ने ऑलरेडी चुना था अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बोरिस नेमसोव को। नेमसोव पुतिन से बिल्कुल अलग थे। उनको पॉलिटिक्स में काफी एक्सपीरियंस था। वो पहले गवर्नर भी रह चुके थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे थे, और उनका झुकाव अमेरिका की तर्ज पर रशिया को एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री चलाने का था। यहां तक कि बोरिस येल्त्सिन ने नेमसोव को अपने सक्सेसर बताते हुए उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन से मिलवा भी दिया था।
इस वक्त तक पूरा विश्व को समझ आ रहा था कि नेमसोव ही रशिया के अगले प्रेसिडेंट होंगे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ठीक इसी समय में एशिया में बड़ा मार्केट क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है, जिसमें ऑयल, गैस और मेटल्स के दामों में भारी गिरावट आने लगती है। रशिया की इकोनॉमी इन ऑयल, गैस और मेटल्स पर काफी हद तक निर्भर करती थी, और गिरते दामों के चलते रशिया की इकोनॉमी उभरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से रशिया अपना कर्जा भी नहीं चुका पा रहा था। फाइनली 17 अगस्त 1998 को रशिया गवर्नमेंट ने अपने सब लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया, यानी कोई भी कर्जा नहीं चुका पाते हैं, और रशिया की करेंसी रूबल काफी बड़ी मात्रा से मार्केट में धराशायी हो जाती है। रशिया के लोगों में इसका बहुत भारी गुस्सा और विरोध होता है, और इस विरोध के चलते प्रेसिडेंट येल्सिन इस पूरी प्रॉब्लम को अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोरिस नेमसोव पर थोप देते हैं, जिनको एक पोल के अनुसार रशिया का नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुने जाने के लिए 50% से ज्यादा वोट्स मिल रहे थे। अब वो बन जाते हैं पूरी रशिया में सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले व्यक्ति। अपनी कुर्सी बचाने के लिए प्रेसिडेंट येल्सिन पर कोई और चारा नहीं था, और उन्होंने नेमसोव की जगह पर चुन लिया व्लादिमीर पुतिन को, रशिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जिस पोल में नेमसोव को 50% से अधिक वोट मिले, उसी में पुतिन को सिर्फ 2% ही वोट मिले थे। यहां तक कि रशिया की जनता पुतिन को जानती भी नहीं, पर किसको पता था कि ये 2% वाला कैंडिडेट मरते दम तक 100% रहेगा। अगले 6 महीनों में बोरिस येल्सिन भी इस्तीफा दे देते हैं, और व्लादिमीर पुतिन बन जाते हैं रशिया के नए प्रेसिडेंट। अब पुतिन के सामने था रशिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाने का चैलेंज, उनकी गिरती इकोनॉमी को उठाने का चैलेंज, अपने सभी कर्जे चुकाने का चैलेंज। एक बार फिर किस्मत ने पुतिन का साथ दिया, और 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला बोल दिया। अमेरिका का इराक पर यह हमला रशिया के लिए वरदान साबित हुआ। इराक दुनिया भर में तेल का कारोबार करता है, और काफी देशों में इराक से ही तेल सप्लाई होता था। इराक के गिरते ही पूरी दुनिया में तेल की कमी हो गई, और तेल के रेट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। 2003 से 2008 तक ऑयल के एक बैरल का रेट $30 से बढ़कर हो गया $150 पर बैरल। और क्योंकि रशिया की इकोनॉमी भी कंप्लीटली तेल पर डिपेंडेंट ही थी, तो इस रेट के बढ़ने से उनकी जीडीपी 2003 से 2008 तक हर साल 7% के रेट से बढ़ी। पुतिन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, और पूरी रशिया में एक बार फिर पैसा ही पैसा बरसने लगा। आम जनता भी काफी खुश नजर आने लगी। यहां तक तो ठीक था, पर 2008 में पुतिन का दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा था, और क्योंकि वो पहले ही 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके थे, तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब तीसरी बार प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते थे। उस टाइम तक रशिया में एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का होता था, वो भी लगातार मैक्सिमम 2 बार के लिए, जिसके चलते पुतिन ने अपने करीबी और रशिया के प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेदवेदेव का नाम प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट किया। मेदवेदेव पुतिन के करीबी थे, और पुतिन ने ही उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। पुतिन के सपोर्ट से मेदवेदेव को लगभग 75% वोट्स मिले। मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रशिया के प्रेसिडेंट रहे, और पुतिन इस समय में रहे रशिया के प्राइम मिनिस्टर, यानी इन दोनों ने अपना पद स्वैप कर लिया था। 2008 में जब मेदवेदेव प्रेसिडेंट बनते हैं, तो रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बदलाव होता है, एक अमेंडमेंट लाया जाता है, जिसमें एक प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया जाता है, और यह भी कि यह लागू होगा अगली योजना यानी 2012 के बाद से। ऐसा कहा जाता है कि यह सब पुतिन का ही सोचा समझा खेल था, और मेदवेदेव की प्रेसिडेंसी में भी सरकार पुतिन ही चला रहे थे। 2012 में मेदवेदेव खुद ही इस्तीफा देते हुए पुतिन को फिर से प्रेसिडेंसी के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। इस बार लगभग 64% वोट्स के साथ वो फिर तीसरी बार रशिया के राष्ट्रपति बन जाते हैं। हालांकि देश भर में पुतिन के इस कदम का जोरदार विरोध होता है, पर पुतिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब 6 साल के कार्यकाल के बाद 2018 में फिर से पुतिन ही जीत जाते हैं। इस बार वोटिंग परसेंट था लगभग 77% पुतिन के पक्ष में, जो कि रशिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। पुतिन रशिया के आज तक के सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाले प्रेसिडेंट बन चुके थे। और 2020 में एक बार फिर रशिया के संविधान में एक संशोधन होता है, और इस बार निशाना था लगातार 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट का चुनाव ना लड़ने वाला पॉइंट। इस बदलाव के चलते 2024 से पहले पुतिन और उनके साथी मेदवेदेव ने जो कार्यकाल किए हैं उनको नलिफाई कर दिया जाता है। यानी अब 2024 में जब पुतिन लड़ेंगे तो एक फर्स्ट टाइम और फ्रेश कैंडिडेट कहलाएंगे। उनके और उनके साथी मेदवेदेव के पुराने कार्यकालों को गिना ही नहीं जाएगा। इस बदलाव के साथ अब पुतिन अपनी लगातार 3rd टर्म और ओवरऑल 5वीं टर्म 2024 में लड़कर जीत चुके हैं। पुतिन को इस बार लगभग 87% वोट्स मिले हैं, जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जो कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञों की समझ से बाहर है। बताया जाता है कि पुतिन ये इलेक्शन कराने का सिर्फ ड्रामा करते हैं। असल में पुतिन ही डिसाइड करते हैं कि इस बार वो कितनी % वोट से जीतना चाहते हैं। पर क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पुतिन अपनी सरकार को
रशिया की एक डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट शो करना चाहते हैं तो इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन भी कराना पड़ता है। इससे एक फायदा और है कि जनता में जो विरोध और अविश्वास बढ़ता है वो भी पुतिन को मिले वोट्स को देखकर काफी हद तक शांत हो जाता है। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि रशिया के लोग शायद सही में पुतिन के पक्ष में हैं और जनता में एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि पुतिन को उन्हीं के वोट्स ने चुना है। हो सकता है कि इलेक्शन कराना सिर्फ एक ड्रामा हो, पर पुतिन हर बार 50% से ज्यादा वोट्स लेकर जनता की आवाज से ही प्रेसिडेंट बन रहे हैं और शायद 2030 से 36 वाले कार्यकाल में भी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ही होंगे। बाकायदा 3 और प्रत्याशी इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे, पर सूत्रों की माने तो वो पुतिन के ही खड़े किए गए लोग थे जिनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको पुतिन के सामने कोई वोट दे, और दे भी दे तो इन कैंडिडेट्स को पुतिन अपने मन मुताबिक चला सकते थे। सच्चाई चाहे जो भी हो, पर ऑन पेपर पूरा प्रोसेस एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव कर कर ही हो रहा है। अब आप बताएं कि क्या ये डिक्टेटरशिप या तानाशाही है या पुतिन एक सच्चे देशभक्त हैं? और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।